है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, एंड्रॉयड का क्लास चल रहा था लेसन नंबर 7, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया है पिछले दिन। आज हम लोग लेसन नंबर 8 को कवर अप करेंगे। आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टोरेज क्या होता है एंड कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है। ठीक है, तो लेसन नंबर 8 का जो है नाम भी स्टोरेज है और कंटेंट प्रोवाइडर है। तो इसमें दो चीज़ें समझेंगे कि स्टोरेज क्या होते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कॉपी नोट्स के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरके स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 का जो नाम है हमने बता दिए हैं कि स्टोरेज एंड कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर में है, यानी स्टोरेज क्या होता है और कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, इसके बारे में ही हम लोग को जानने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंड्रॉयड के अंतर्गत में सपोर्ट स्टोरेज क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट स्टोरेज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले स्टोरेज के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेटा है, एप्लीकेशंस डेटा हो गए या कोई भी डेटा जो हो गए, उसको स्टोर करने का एक स्पेस कह सकते हैं या जगह बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपने डेटा को आसानी से प्राइवेट, पब्लिक, जिस तरह सेव करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे एंड्रॉयड के अंतर्गत में समझेंगे कि सपोर्टेड स्टोरेज वही होता है जो एप्लीकेशंस डेटा को क्या करता है, सेव करने का कई सारे विकल्प को देता है। तो हमारे एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन डेटा क्या हो गया, सेव करने की कई विकल्प प्रदान करता है, उसको हम लोग सपोर्टेड स्टोरेज के अंतर्गत में मान लेते हैं। और यहाँ पे और कि हमारे द्वारा जो भी चुना गया सोल्यूशंस होती है, हमारी स्पेसिफिकेशंस जिस हिसाब से होती है, यानी जिस हिसाब से हमारे पास नीड होती है उस पर ये निर्भर करता है। माने कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हमारे पास नीड होगी स्पेस की, उस हिसाब से उस एप्लीकेशंस डेटा को वहाँ पे सेव हो जाएगा। समझ गए? यानी जो एप्लीकेशन डेटा हमारे पास है, अगर उनको सेव करने हैं तो जिस हिसाब से उनको नीड होगी उस हिसाब से वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आगे की जो हमारे पास डेटा होते हैं, डेटा हमारे एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे प्राइवेट होने चाहिए। माने जो डेटा है वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो एप्लीकेशंस डेटा होनी चाहिए वो प्राइवेट होनी चाहिए, वो अन्य एप्लीकेशंस या जो यूज़र के द्वारा एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे प्राइवेट डेटा हैं, जो हमने सेव करके रखे हुए हैं, अगर वही एप्लीकेशन यूज़र जो चला रहा है, जो एप्लीकेशन डेटा को सेव किया है, अगर वो प्राइवेट कहीं पे सेव किया है, अगर वो कहीं और दूसरे जहाँ से अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी उसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सके, ऐसा होना चाहिए। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आपके डेटा को कितनी स्पेस की आवश्यकता होती है या कितनी जगह चाहिए, इसके लिए हमारा जो है सपोर्टेड स्टोरेज जो होता है बनाया गया है एंड्रॉयड के अंतर्गत में। माने कितना हम लोग को स्पेस चाहिए एप्लीकेशंस के अंतर्गत में, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर में, यानी एंड्रॉयड के अंदर में जितने भी स्पेस चाहिए, जिस हिसाब से नीड्स होगी उस हिसाब से वहाँ पे उसको बनाई गई होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टोरेज सपोर्टेड। आगे यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होते हैं, डेटा स्टोर करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास डेटा होंगे, डेटा को जिस हिसाब से नीड होगी उस हिसाब से ज़रूरत में उस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे सेम टू सेम एक और बात कहा जा रहा है कि जो हमारे पास डेटा स्टोर्स है उसके बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है शेयर्ड प्रेफरेंस की। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि स्टोर्ड प्राइवेट, जो हमारे पास प्राइवेट प्रिमिटिव डेटा होता है उनकी की वैल्यू की पेयर होती है इसमें। ठीक है, यानी जो हमारा की वैल्यू होगा उसके स्टोरेज प्राइवेट प्रिमिटिव में, यानी फर्स्ट में इसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है,
या तो फिर कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, या फिर हमारे पास कोई कैरेक्टर वैल्यू है। तो इस तरह के जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को शेयर्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है इंटरनल स्टोरेज। तो आप सभी लोग इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज आप लोग अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है, स्टोर प्राइवेट डेटा ऑन द डिवाइस मेमोरी, यानी जो हमारे पास मेमोरी डिवाइस होता है उसमें हम लोग प्राइवेट डेटा को सेव कर पाते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एक्सटर्नल स्टोरेज। तो एक्सटर्नल स्टोरेज जो होता है स्टोर पब्लिक डेटा ऑन द शेयर्ड एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी इस स्टोरेज के अंतर्गत में हम लोग पब्लिक डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर पाते हैं। आगे हमारा दिया गया है यहाँ पे SQLite डेटाबेस। अब ये क्या करता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है इसमें स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन अ प्राइवेट डेटाबेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो डेटा होता है उसको हम लोग स्टोर कर पाते हैं प्राइवेट डेटाबेस में। ठीक, ये हमारा SQLite डेटा बेस कहलाता है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो पांचवा है, जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है। तो ये क्या करता है, स्टोर डेटा ऑन द वेब विथ योर और नेटवर्क सर्वर। जो हमारे पास नेटवर्क सर्वर होते हैं उसमें जो डेटा स्टोर किए जाते हैं उसमें हमारा नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो एंड्रॉयड हमारे लिए एक कंटेंट प्रोवाइडर के साथ अदर एप्लीकेशंस के लिए अपने प्राइवेट डेटा को भी जो क्या बोलते हैं कंपोज करने का एक तरीका प्रदान करता है, या फिर कह सकते हैं अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करने का एक तरीका प्रोवाइड कराता है। जिस हिसाब से उसकी नीड्स होगी उस हिसाब से ऑप्शन को देता है। यानी डेटा स्टोरेज ऑप्शंस 5 टाइप से थे, जो कि हमने पांचों के बारे में बताया कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेटा को स्टोर करेंगे। एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो अभी हमने पढ़े डेटा ऑप्शन, जो हमने एंड्रॉयड में डेटा को स्टोर करने का या जो ऑप्शन हमने 5 बताए उसमें से कोई एक पूछ सकता है कि शेयर प्रेफरेंस क्या होता है। ये पहला था हमारा कि शेयर प्रेफरेंस क्या होता है, इसमें किस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमने बताया कि उसमें इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव में आता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कुछ करने नहीं है। कि शेयर प्रेफरेंस क्लास जो है एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो कि हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो भी उसकी की वैल्यू पेयर होते हैं उनको सेव और इंटरैक्टिव या रिट्रीव करने की अनुमति देता है। हम किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो उसकी पोजीशंस हैं या फिर उसके की वैल्यू पेयर हैं उनको सेव और रिट्रीव करने में हम लोग को उसको एक्सेस मिल पाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि किसी भी प्रिमिटिव डेटा को सेव करने के लिए शेयर प्रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे बूलियन हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, इन टाइप का हो गया, लॉन्ग टाइप का हो गया या स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग के अंदर में करैक्टर वगैरह आते हैं, जैसे कि हेलो वर्ड हो गया, ठीक है। इंट के अंतर्गत में 1 2 3 4 आते हैं, फ्लोट के अंतर्गत में 1.2 3 तो ये शेयर प्रेफरेंस के अंदर में आते हैं। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं, इस तरह के डेटा को हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं इसके अंतर्गत में। तो ये सीधे सीधे आपका एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमारा था यूज़र प्रेफरेंस। तो ये देखिए यूज़र प्रेफरेंस में हमने बताया कि शेयर प्रेफरेंस यूज़र प्रेफरेंस को सेव कराने के लिए नहीं होता है, यानी जो शेयर प्रेफरेंस अभी हमने पढ़ा उसके यूज़र प्रेफरेंस को सेव करने के लिए नहीं होता है। जैसे कि यूज़र ने किसी रिंगटोन को चुना है, यदि हम एप्लीकेशंस के लिए यूज़र प्रेफरेंस बनाने में मतलब रखते हैं तो प्रेफरेंस एक्टिविटी देखते हैं जो हमारे लिए यूज़र प्रेफरेंस बनाने के लिए एक एक्टिविटी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यानी जो हमारा शेयर प्रेफरेंस होता है वो हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। लेकिन यूज़र प्रेफरेंस क्या होता है, ये अपने अनुसार डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपको अगर रिंगटोन करना है तो एक यूज़र जो है वो अपने अनुसार डेटा को यहाँ पे स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज ऑप्शन के अंदर में जो हमने बताया शेयर प्रेफरेंस के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। SQLite डेटाबेस हो गया, नेटवर्क कनेक्शन हो गया, इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये डेटा जो है कहाँ पर स्टोर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसके बारे में, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा तीसरा था। तो हम इंटरनल स्टोरेज जो होता है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस पर सीधे फाइल सेव कर सकते हैं। और इसमें हमारा डिफ़िकल्ट रूप से जो इंटरनल स्टोरेज होते हैं उसमें सेव की गई फाइल्स आपके एप्लीकेशंस के लिए प्राइवेट होती है। तो इसमें हमने बताया ही थे आपको ऑलरेडी कि ये जो डेटा होती है प्राइवेट होती है, जिसमें कि हम लोग अपना इंटरनल स्टोरेज में डेटा को या फाइल्स को स्टोर कर पाते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज के। तो इसके बारे में हमने बताया कि ये पब्लिक डेटा टाइप का होता है जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है या फिर यहाँ पे डेटा को स्टोर कर पाता है। तो हर एंड्रॉयड जो होते हैं, हर एंड्रॉयड के अंतर्गत में एक कैपेबिलिटी दी जाती है, कैपेबिलिटी डिवाइस दी जाती है जो शेयर्ड एक्सटर्नल स्टोरेज का एक समर्थन करता है, जिसका उपयोग हम फाइल्स को सेव करने के लिए कर सकते हैं और एक रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है SD कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो SD कार्ड हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज के अंतर्गत में आ गया। इंटरनल नॉन रिमूवेबल स्टोरेज हो सकता है। तो ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल स्टोरेज के अंतर्गत में है। एक्सटर्नल जो स्टोरेज होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव की गई जो फाइल्स होती है वर्ड रीडेबल होती है, जो कोई भी पढ़ सकता है और यूज़र द्वारा इसको संशोधित की जा सकती है। तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल स्टोरेज। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, दो भिन्न प्रकार से फाइल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारा पब्लिक ही फाइल्स होता है, जिसको कि हम लोग पब्लिक की तरह इसको क्या बोलते हैं, फाइल्स को ऐड कर पाते हैं। जैसे लिखा गया कि पब्लिक फाइल्स के अंतर्गत ऐसी फाइल्स आते हैं जो अन्य ऐप द्वारा उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, और हमारे ऐप या अन्य डाउनलोड की गई जो फाइल्स होती हैं वो हमारे जो पिक्चर होती हैं उनकी गई तस्वीरों को सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में सहेजा जाना चाहिए, माने सभी लोग इस फाइल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक पब्लिक की फाइल्स हो गई इसके अंतर्गत में। एक हमारा आ जाता है प्राइवेट फाइल्स। तो इसमें दो फाइल्सें आ सकती है। हमारा जो एक्सटर्नल स्टोरेज होता है इसके अंदर में दो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों आ जाते हैं। तो प्राइवेट के अंदर में आप सभी लोग को पता है कि जो भी उपयोगकर्ता होगा अपने ऐप्स की जो इंस्टॉल करता है उसे हटा दिया जाएगा, और जो भी फाइल्स होती हैं उपयोगकर्ता अन्य अपने अनुसार या अपने टेक्निक के अनुसार उसको असेंबली करेगा उस फाइल्स को। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज पे वे अपने ऐप के बाहर उपयोगकर्ता को मूल्य प्रदान नहीं करता है, यानी जो भी वो चीज़ें स्टोर करता है उस फाइल के अंतर्गत में वो कोई दूसरा नहीं एक्सेस कर सकता उसके अलावा। तो ये होता है प्राइवेट और पब्लिक फाइल्स के बीच डिफरेंट वाले हैं। SQLite का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि SQLite क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो SQLite जो होता है वह एक ओपन सोर्स SQL डेटाबेस होता है जो कि डेटा को एक डिवाइस पर एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। किसमें? टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं जो भी डेटा होगी। यहाँ पे एंड्रॉयड बिल्ट इन SQLite जो होते हैं डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि जो SQL हमारे पास लाइट है, SQLite के अंतर्गत में यह एक ओपन सोर्स SQL डेटाबेस होता है जो कि हमारे डेटा के एक डिवाइस में टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर करता है। याद रखिएगा, टेक्स्ट फाइल के रूप में हमारा SQLite के डेटा को स्टोर करता है जो कि एंड्रॉयड बिल्ट इन SQLite डेटाबेस में इम्प्लीमेंट के साथ आता है। तो ये होता है हमारा SQLite का इंट्रोडक्शन। अब उसके हम लोग फीचर के बारे में समझते हैं कि SQLite के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर जो दिया गया है वो ट्रांजेक्शन का दिया गया है। तो ट्रांजेक्शन ACID का पालन करता है। दूसरा कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, जिसका सेटअप या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की जो होती है आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा कहा जा रहा है कि कभी कभी यह मतलब डायरेक्ट फाइल सिस्टम यानी इनपुट आउटपुट से तेज़ हो जाता है। आगे यहाँ पे कि पूरा डेटाबेस एक सिंगल प्लेटफॉर्म डिस्क फाइल में संग्रहित किया जा सकता है। तो ये इनके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ठीक है, SQLite के। अब SQLite का जो है अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये XML, ठीक है, JSON, जॉन्स, CSV, ठीक है, कुछ ऐसे बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ है या फिर कह सकते हैं फार्मूला है जहाँ पे लिखने के लिए एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी XML में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि यह थर्ड जो पार्टी टूल्स होते हैं उनके मध्य फास्ट और एक्सेसिबल बनाने के लिए यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म में इसका शानदार उपयोग किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो SQLite का डिसएडवांटेज क्या है कि इसका उपयोग केवल वहाँ किया जाता है जहाँ मध्य से कम ट्रैफिक रिक्वेस्ट होता है, यानी जहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक होगा वहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि डेटाबेस का जो साइज होता है वो मतलब रिस्ट्रिकेट के लिए ये मतलब इसके डिसएडवांटेज है इसका कि SQLite का डेटाबेस का जो साइज होता है उसको रिस्ट्रिकेट हो सकता है। और यहाँ पे अब हम लोग SQLite जो होती है उसके कमांड के बारे में समझेंगे कि कमांड क्या होता है। तो सबसे पहला जो कमांड चलता है वो चलता है क्रिएट टेबल का, यानी टेबल को बनाने का कमांड चलता है, जहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का मतलब स्टूडेंट नाम का
कोई टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर अपना देंगे, जिसमें कि प्राइमरी की होगा वो इसमें 0 हो सकता है, ठीक है। नाम देंगे, टेक्स्ट नाम देंगे इसमें, फिर एज देंगे, एड्रेस देंगे, ठीक है। एड्रेस में करेक्टर हो सकता है जो कि 50 नंबर तक हो सकते हैं। तो ये हमारा होता है सबसे पहला कमांड। दूसरा हमारा होता है इंसर्ट कमांड, जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इसमें हमारा इंसर्ट स्टूडेंट को जो भी इंसर्ट कराना है, जैसे कि आईडी हो गया, आईडी नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। इनके वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यू देंगे यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंसर्ट होगा, फिर यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू देंगे। तो वैल्यू में हमारा आईडी नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें। फिर एक कमांड चलता है जो हमारा ड्रॉप टेबल का, जिसमें कि हम लोग टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप करवाते हैं। जो भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट का टेबल होगा उस सारे को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक ड्रॉप टेबल का यूज किया जाता है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जिसमें कि हम लोग समझ रहे होंगे कि एसक्यूएल एंड एसक्यूएलाइट में क्या डिफरेंट होता है। अभी हमने एसक्यूएलाइट के बारे में पढ़ा कि एसक्यूएलाइट क्या होता है, इसमें कौन कौन से कमांड चलते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, ये चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसक्यूएल होता है और एसक्यूएलाइट जो होता है, इनमें क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जिसका एसक्यूएल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम लोग एसक्यूएलाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल के अंतर्गत में इसका उपयोग RDBMS को क्यूरी करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे कि इसको हम लोग C प्रोग्रामिंग में यानी C में लिखते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि RDBMS यानी रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसको क्यूरी करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएलाइट का, तो एसक्यूएलाइट भी एक क्या होता है, RDBMS होता है, ये भी एक रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, जो कि यहाँ पे ANSI में लिखा गया होता है, इसको C में लिखा गया होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है एसक्यूएल के अंतर्गत में कि एसक्यूएल मानक है जो कि स्पेसिफिकेशंस करती है कि जो हमारे रिलेशनल स्कीम होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशनल जो होते हैं वो स्कीमा को कैसे बनाया जाएगा, वो एसक्यूएल के अंतर्गत में ये देखा जाता है, जहाँ पे कि डेटा को इंसर्ट या अपडेट किए जाते हैं। दूसरा बात यहाँ पे कह रहा है कि एसक्यूएलाइट फाइल के अंतर्गत में यह आधारित की जाती है कि एसक्यूएल जो डेटाबेस होते हैं उसको अलग से अलग या अलग है, क्योंकि इसके अधिकांश जो अन्य एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं उनके विपरीत एसक्यूएल में अलग सर्वर प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंट हो रहा है। तीसरा डिफरेंट क्या है कि एसक्यूएल के अंतर्गत में यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, एसक्यूएल के मुख्य घटक डेटा डिफाइंड लैंग्वेज यानी DML जो होता है, डेटा डिफिनेशंस लैंग्वेज जो होते हैं, और यहाँ पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो होते हैं, इनका यूज किया जाता है। और इसके अंतर्गत में एसक्यूएलाइट के अंतर्गत में इसका विशेषता यह है कि इसमें उच्च प्रदर्शन होता है, लेकिन स्टोरेज जो इसके प्रोसीजरल होते हैं उसका समर्थन नहीं करता है, यानी स्टोर प्रोसीजर का समर्थन नहीं करता है। और इसमें मुख्य इसके घटक क्या है, DML और DCL है, यानी डेटा यहाँ पे डिफिनेशन लैंग्वेज हो गया और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। तो ये इसके 2 लैंग्वेज होते हैं जहाँ पे कि डेटा को बनाई जाती है। आगे यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है कि एक्सक्यूएल जो होता है उसके अंतर्गत में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, जो कि MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ठीक है, IBM, DB2, इस तरह के डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मेन डिफरेंट यहाँ पे समझ जाइएगा कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में के अंतर्गत में MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, IBM, ठीक है, DB2, इन सारे डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है। जिसमें कि अगर हम लोग एसक्यूएलाइट की बात करें कि R डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी रेशनल डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट है जो कि एसक्यूएल का उपयोग करता है। तो एसक्यूएलाइट एसक्यूएल का उपयोग करता है, बट ये जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल के अंतर्गत में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, जो कि MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये सारी चीज़ डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ पे जो SQLite है उसको एंड्रॉयड में पूछा गया कि एंड्रॉयड में क्या यूज है। तो SQLite एक ओपन सोर्स RDBMS होता है, जो हमने बताया आप सभी लोग को कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है SQLite का एक ओपन सोर्स होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कोई भी कॉलम एंड रो के रूप में स्टोर डेटाबेस को संचालन करने के लिए किए जाते हैं। यानी जो भी हमारे पास डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर्ड होंगे, इसको संचालन करने के लिए एंड्रॉयड में SQLite का यूज किया जाता है। SQLite 3 प्रकार के डेटा को समर्थन करता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहला टेक्स्ट टाइप होता है, जो कि इसमें स्टोरेज स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर डेटा टाइप स्टोर होते हैं, यानी स्ट्रिंग टाइप का और करेक्टर टाइप का। तो करेक्टर में हमारा ABCD इस तरह का आ जाता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें हमारा जैसे आएगा पूरे जो करेक्टर होते हैं उसको मिला हुआ रहता है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया। तो इस तरह के चीज़ों को तो इसमें टेक्स्ट टाइप पहला हमारा डेटा का समर्थन करता है। दूसरा हमारा इंटीजर टाइप का होता है, जिसमें कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर की जाती है। तो इंटीजर डेटा आप लोग जानते ही होंगे, 1 2 3 4 इस तरह का होता है। और एक हमारा है रियल टाइप, तो इसमें लॉन्ग टाइप का जो वैल्यू होता है, जो बड़े वैल्यू होते हैं, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए रीड टाइप का डेटा को समर्थन करता है। तो ये SQLite के 3 प्रकार के डेटा का समर्थन था। अगला यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कर्सर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कर्सर वे होते हैं जिनमें एंड्रॉयड में डेटाबेस में किए गए जो क्यूरी होते हैं उनका परिणाम का सेट होता है, जिसमें कि कर्सर क्लास में एक API होता है जो कि किसी एप्लीकेशंस को कॉलम पढ़ने की अनुमति देता है। तो कर्सर्स क्या करता है, जो हमारे पास डेटा कॉलम के फॉर्म में होते हैं उनको रीड करने का अनुमति देता है, जो क्यूरी से लौटाए जाने के साथ उनके जो परिणाम होते हैं उनको सेट करने की रो पे पुनरावृत्ति करता है। यानी हमारे जो रो होते हैं उनमें ऐसा का परिणाम को पुनरावृत्ति करने का एक ऑप्शन देता है, और जो हमारे पास कॉलम में होते हैं उनके डेटा को रीड करने की अनुमति देता है। तो 2 चीज़ें काम करता है कर्सर। अब यहाँ पे कर्सर के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रीडिंग कर्सर डेटा। अब डेटा को किस तरह से रीड करता है, तो एक बार जब एक कर्सर डेटाबेस क्यूरी से लौटाया जाता है तो एक ऐप के परिणाम से सेट पर पुनरावृत्ति करने और कर्सर से कॉलम डेटा को पढ़ने की आवश्यकता होती है। मानिए वो जो हमारे पास क्या बोलते हैं जो रो होता है, उसके जो रो के जो डेटा होते हैं उसको पुनरावृत्ति करती है, यानी फिर से उसकी परिणाम को पढ़ता है। और जो कर्सर के अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम के डेटा को पढ़ती है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा रीड जो कर्सर डेटा होता है उसको वहाँ पे शो कर पाता है। बाकी बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो आंतरिक रूप से जो कर्सर होते हैं क्यूरी द्वारा लौटाए गए डेटा की रो एंड एक स्थिति के साथ संग्रहित करता है, जो परिणाम सेट में डेटा को वर्तमान रो में इंगित करता है। तो इस तरह से हमारा रीड कर्सर डेटा को ठीक है इनेबल कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटा को रीड कर पाते हैं। तो अभी तक हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि स्टोरेज क्या होता है। 2 चीज़ हम लोग का था, स्टोरेज एंड कंटेंट प्रोवाइडर। तो स्टोरेज के बारे में हमने पढ़े कि कहाँ कहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, कौन कौन चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी। तो सारा स्टोरेज के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे कंटेंट के बारे में कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे सभी लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है। तो कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर एंड्रॉयड सिस्टम या अन्य एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कंटेंट या डेटा प्रदान करने का एक क्या होता है, एक स्पेस होता है या जगह होता है, वो भी बोल सकते हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि प्रोवाइडर का मतलब होता है जो कि डेटा को प्रोवाइड करे। ठीक है, यानी एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो भी कोई भी हमारे पास जो डेटा है उसको प्रोवाइड करने का एक तरीका हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, उस कंटेंट को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा टोटली मिला के हो जाएगा कंटेंट प्रोवाइडर। तो कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है कि जो एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं या अन्य एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कंटेंट या डेटा को प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर एक सेल फ़ोन हमारे पास है, एक सेल फ़ोन आपके पास है, तो इसमें कुछ एक ऐसी डेटा है, ठीक है, जिसकी मदद से आप इस फ़ोन में आप देना चाहते हैं। तो आपके पास एक आपका शेयर्ड का एप्लीकेशंस होते हैं, उसके हेल्प से आप यहाँ पे जो शेयर्ड का ऑप्शन एप्लीकेशंस होता है दोनों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो डेटा है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि कंटेंट प्रोवाइडर के अंतर्गत में जो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कंटेंट डेटा प्रदान कराता है। यानी जो भी हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होंगे उसी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को शेयर करके डेटा को प्रदान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, फिगर के माध्यम से समझेंगे
यहाँ पे हमारा एक यूज़र दिया गया है, यूज़र एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सर्च दिया गया है जहाँ पे एक कंटेंट प्रोवाइडर यानी कौन सी डेटा को भेजना है। तो यहाँ पे हमारा कलेक्ट हो रहा है डेटा और वो किस टाइप में है, किस फॉर्म में यहाँ पे दिया जा रहा है। डेटाबेस पे है, फाइल्स है, SQLite पे है, इंटरनेट पे है। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट दिया गया है कि ये कंटेंट किस टॉपिक पे है, किस टाइप के डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारा एक हो गया कंटेंट प्रोवाइडर जो कि डेटा को क्या कर रहा है, पहले सर्च कर रहा है। फिर यहाँ पे हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है जो कि कलेक्ट कर रहा है डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो भी कंटेंट है उस तरह के कंटेंट को यहाँ से इसको क्या कर रहा है, प्रोवाइडर को कंटेंट जो है मिल पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर का पिक्चर बना सकते हैं। एक आपका यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर का वर्किंग दिया गया है। सबसे पहले बिजनेस लेयर दिया गया है जहाँ पे हम एक एप्लीकेशंस को बनाएंगे। दूसरा में यहाँ पे हमारा कंटेंट प्रोवाइडर होगा, ठीक है, जिसमें कि डेटा एक्सेस लेयर होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को रीड एंड राइट दोनों करेंगे। ठीक है, रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे किस तरह का डेटा है, और दूसरा हम लोग इसको डेटा को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा सबसे पहले एप्लीकेशंस लेयर हो गया जिसको हम लोग बिजनेस लेयर बोलेंगे। दूसरा हमारा डेटा एक्सेस लेयर हो गया जहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर होगा, और यहाँ पे हमारा रीड एंड राइट डेटा होगा। तो रीड करने का जो अगर बात करें तो फाइल्स के अंतर्गत में हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेटाबेस या फिर इंटरनेट को, तो ये हम लोग राइट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास डेटा है, इस तरह के हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर का एक कह सकते हैं वर्किंग है कि सबसे पहले हमारा एक बिजनेस लेयर होता है जो एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट होता है, और ये कंटेंट प्रोवाइडर करता है जो डेटा एक्सेस लेयर फाइल होता है। फिर ये 3 चीज़ों पर निर्भर होता है, एक फाइल्स हो गए, डेटाबेस हो गया, और तीसरा जो है इंटरनेट। तो इस तरह से हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर वर्किंग को बना सकते हैं। जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं एंड्रॉयड के अंतर्गत में उसके कई सारे बहुत सारे मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है उसको बोलते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन क्रिएट फंक्शन। तो ऑन क्रिएट फंक्शन जो है जब कोई प्रोवाइडर शुरू करता है कोई भी वर्क या डेटा को शुरू करता है बनाने में, तो इस मेथड को कॉल किया जाता है, ऑन क्रिएट फंक्शन को कॉल करके बनाया जाता है। दूसरा हमारा क्यूरी फंक्शन होता है जो कि मेथड क्लाइंट से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है, जो रिजल्ट को जो कर्सर ऑब्जेक्ट के रूप में लौटाया जाता है। तो ये क्यूरी फंक्शन का यूज करते हैं। इंसर्ट, जहाँ पे हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, यानी मेथड कंटेंट प्रोवाइडर में एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और डिलीट को तो आप सभी लोग को बताया, मेथड के कंटेंट को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग अपडेट फंक्शन का यूज तब करते हैं जब कोई भी डेटा को अपडेट करना होता है। और एक हमारा लास्ट होता है गेट टाइप फंक्शन। तो हमारे पास जो कंटेंट प्रोवाइडर के मेथड थे, मेथड कुछ इस तरह के थे, ऑन क्रिएट फंक्शन, क्यूरी फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, डिलीट फंक्शन, अपडेट फंक्शन और गेट फंक्शन। तो इतने फंक्शन थे। फंक्शन के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब हमारा कंटेंट जो प्रोवाइडर है उसका लास्ट टॉपिक है कंटेंट URI। अब ये कंटेंट URI क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा, यानी एंड्रॉयड का पूरा चैप्टर 1 से लेकर 8 तक टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंटेंट URI होता है एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस होती है जो कंटेंट प्रोवाइडर में डेटा की क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि किस तरह के ये कंटेंट है या किस तरह के ये डेटा है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कंटेंट URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस का यूज किया जाता है। जो कंटेंट URI में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो आपका ऑथोरिटी जो प्रोवाइड को प्रतीकात्मक नाम से, और एक पाथ होता है जो कि एक ऐसा नाम जो डेटा की ओर से इंगित की जाती है। तो इस तरह के 2 इसके कंटेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक कंटेंट प्रोवाइडर मेथड में एक आर्गुमेंट होता है जो कि URI पे निर्भर होता है। तो कंटेंट प्रोवाइडर के URI क्या क्या है, कंटेंट है, ठीक है, ऑथोरिटी है, फिर पाथ है, ऑप्शनल ID दिया गया है जहाँ पे सबसे पहले कंटेंट, दूसरा ऑथोरिटी, फिर तीसरा पाथ, और चौथा जो है हमारा ऑप्शनल ID होता है। तो इतने चीज़ होते हैं। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया आपका, यानी लेसन नंबर 1 से लेकर और 8 तक जितने भी
टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, सारा का सारा हमने बता दिए। इसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। RK स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें 2 ही क्वेश्चन मेन पूछ सकते हैं। पहला तो लेसन नंबर 8 से जो है 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्टोरेज के बारे में पूछेगा, ठीक है, स्टोरेज क्या होते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछेगा यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, ठीक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो स्टोरेज के बारे में पूछ सकता है, दूसरा कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में पूछ सकता है, जिसमें कि स्टोरेज में SQLite के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो SQLite क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन और इसके फीचर्स, ठीक है, और कमांड, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही था एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड का पूरा लेसन जो है कवर हो गया है। अब हम लोग एडवांस जावा का क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।